कहानीकार। मित्रों, तो सुनाने जा रहा हूँ रहस्य और रोमांच से भरी कहानी जिसका नाम है डिटेक्टिव रावण। संडे का दिन, ऊपर सुबह 3 बजे से हो रही लगातार हल्की हल्की बारिश ने भी जून में गुलाबी ठंड का एहसास करा दिया था। ऐसे मौसम में कोई फुर्सत के पल में बारिश का मजा चाय के साथ ना ले तो उसका 50% जीवन बेकार है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है करमचंद से भी बड़े जासूस बनने का सपना देखने वाले छोटे जासूस डिटेक्टिव रावण उर्फ भोला पंडित का। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे होनहार जासूस भोला पंडित सॉरी डिटेक्टिव रावण से। 23 साल के युवा नौजवान रावण जी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पेपर की जिला प्रयागराज के रहने वाले। वहीं पैदा हुए, वहीं पढ़ाई की और लो करने के बाद घर वालों से लड़ झगड़ कर किसी तरह पैसे निकलवा कर चले आए लखनऊ एक बड़ा जासूस बनने का सपना देखने। हालांकि उनका सपना मुंबई या दिल्ली जाने का था, पर बजट ने वो आजादी नहीं दी। इसलिए उन्होंने अपना काम लखनऊ से शुरू करने का फैसला किया, क्योंकि दिल्ली अब तक दूर थी। लखनऊ में इनके गांव के एक रसूखदार शख्स का अच्छा बिजनेस चलता था। उन्हीं की सहायता से गोमती नगर विस्तार में एक घर किराए पर लिया और वहीं से कुछ दूरी पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक छोटी सी दुकान किराए पर लिया ताकि अपना चैम्बर बना सके। फिलहाल जीविका भी चलती रहे, इसके लिए चैम्बर में फोटोकॉपी की मशीन रख ली। थोड़ा और खर्चा करके पैम्पलेट्स न्यूज़पेपर में रखवा कर लखनऊ के कुछ अच्छे इलाकों में भी बंटवा दी और कुछ न्यूज़पेपर अपनी एजेंसी का ऐड भी दे दिया। ये तो हो गई रावण की अब तक की कहानी। अब साथ में ये भी बताता हूँ कि भोला पंडित का नाम डिटेक्टिव रावण कैसे पड़ा। दरअसल भोला पंडित का जन्म दशहरे के दिन हुआ था और वो उस समय हुआ जब रावण का दहन किया जा रहा था। तो गांव के कुछ बुजुर्ग के अनुसार रावण जी पंडित जी के यहाँ पैदा हुए और इसी वजह से गांव के लोग भोला पंडित को रावण रावण कहकर परेशान करते थे, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर धीरे धीरे उम्र के साथ उसे समझ आ चुका था कि आप जिस चीज से जितना भागते हो वो चीज आपके पीछे पड़ जाती है, तो भागने से अच्छा है एक्सेप्ट करना। भोला पंडित ने उसके बाद खुद का ही रावण नाम से परिचय देना शुरू कर दिया। इसके बाद अब सिर्फ भोला ही इस नाम से खुद को बुलाता है और बाकी गांव वाले उसे भोला पंडित के नाम से बुलाने लगे। जब भोला को जासूसी का भूत चढ़ा तो उसने सोच लिया था कि डिटेक्टिव रावण नाम उसे रखना है। आज का दिन रावण ने अपनी कुर्सी दरवाजे के पास खिसकाई, हाथ में चाय का कप लेकर बैठ गया। बाहर हो रही हल्की हल्की बारिश दिल को एक अजीब सुकून दे रही थी। टेबल पर रखा रावण का फोन अचानक बज उठा। रावण का ध्यान बारिश की मोह माया से टूट गया। उसने कुर्सी के हत्थे पर चाय रख उठकर टेबल से अपना फोन उठाया। हेलो, रावण ने फॉर्मेलिटी करते हुए बोला। हेलो, ये रावण डिटेक्टिव का है? सामने वाले ने फोन पर सवाल किया। जी हाँ, मैं डिटेक्टिव रावण बोल रहा हूँ। रावण ने अपना परिचय दिया। मुझे आपका नंबर न्यूज़पेपर से मिला था, मुझे आपकी सहायता चाहिए। सामने वाले ने अपनी बात रखी। आपकी सहायता जरूर करूंगा, पहले अपना नाम, क्या सहायता चाहिए वो बताइए। रावण ने उनका परिचय पूछा। फोन पे आपको कुछ नहीं बता सकता, ये फोन भी मेरा नहीं है, हमारे फोन सर्विलेंस पर है। आप 1 घंटे बाद हसरतगंज में रॉयल्टी कैफे में 21 नंबर टेबल पर पहुंच जाइए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा, सारी बातें बता दूंगा, फीस जो भी होगी मैं देने के लिए तैयार। सामने वाले ने रावण को अपनी परेशानी बताई। ठीक है, मैं 1 घंटे में 21 नंबर टेबल पर मिलूंगा। रावण ने यह कहकर फोन रख दिया। वाह बजरंगबली जी, आखिरकार आपने मेरी सुन ली, आज पहला केस दे दिया। रावण खुश होते हुए हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद देता है।
पिछले कुछ दिनों से फोटोकॉपी और छोटे मोटे काम से गुजारा तो चल ही रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर रावण को इस बात की परेशानी थी कि कहीं पैसे की किल्लत के कारण उसे गांव ना जाना पड़ जाए। लेकिन आज बजरंगबली उस पर बहुत ज्यादा मेहरबान थे। उसे अपना पहला केस भी मिल गया था। उसे फीस की कोई भी चिंता नहीं थी। उसे इस बात की खुशी थी कि इस केस से उसे नाम मिल सकता। रावण ने फटाफट चाय खत्म की और कपड़े चेंज करने चला गया। तैयार होने के बाद रावण ने ऊपर से रेनकोट पहना और बाइक स्टार्ट कर हसरतगंज की तरफ चल दिया। आधे घंटे में हसरतगंज पहुंच गया और उसने अपनी बाइक पास के पार्किंग में खड़ी करी। फिर रॉयल्टी कैफे में अंदर जाकर टेबल नंबर 21 पर बैठ गया और फोन करने वाले शख्स का इंतजार करने लगा। रावण की नजरें बार बार घड़ी पर जा रही थी, लेकिन अब तक उस शख्स का कोई पता नहीं चल रहा था। तो उसके दिमाग में ये ख्याल भी आने लगा कि कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया है। पीछे की टेबल पर बैठे शख्स ने उसकी तरफ मेन्यू कार्ड बढ़ाया। रावण ने मेन्यू कार्ड ले लिया, उस पर निगाहें डालने लगा। चलो कुछ ऑर्डर तो करना ही पड़ेगा। तब तक रावण ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। मेन्यू कार्ड देखते ही उससे मेन्यू कार्ड के अंदर एक कागज पर लिखा नोट दिखा। मैंने ही आपको फोन किया था। मैं आपके पीछे की टेबल पर बैठा हूँ। आप पलट कर मत देखना। अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके मुझे देख सकते। त्रिभुवन। नोट पढ़कर उसने उसे मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। फोन निकालकर फ्रंट कैमरा ऑन किया तो देखा पीछे दीवार पर बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है, जिसमें टेबल पर बैठे व्यक्ति का अक्ष दिखाई दे रहा है। पीछे की टेबल पर बैठा व्यक्ति कोई 50-52 साल की उम्र का होगा। शरीर पर महंगा ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड घड़ी, आंखों में पतला चश्मा, बड़ी हुई दाढ़ी, क्रीम से सेट किए हुए सफेद बाल। देखने से कोई बता सकता है कि ये शख्स बहुत पैसा वाला जरूर होगा। रावण ने अपना फोन लॉक कर जेब में रख लिया। आइए त्रिभुवन जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? रावण ने मेन्यू कार्ड देखते हुए पीछे बैठे शख्स से सवाल किया। आगे की कहानी सुनाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे डिटेक्टिव रावण के एपिसोड के साथ। मिलता हूँ अगले एपिसोड में।